आज की जो स्टोरी है हमें लखनऊ से एक शख्स ने भेजी है। उन्होंने सबसे पहले बात यही कही कि मैं अपना असली नाम किसी भी कीमत पर नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मेरी पहचान सामने आ गई तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप और आपकी ऑडियंस भी ऐसी मुसीबत में पड़ सकती है जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इसलिए इस कहानी में आप मुझे जीशान के नाम से जानिए। ये स्टोरी मेरी चचेरी बहन आयशा की है। उसका असली नाम भी मैं नहीं बता सकता, इसलिए इस कहानी में मैं उसे आयशा कहूँगा। उस रात जो कुछ उसके साथ हुआ उसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। हम वैसे तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन फैमिली की कुछ ज़रूरतों की वजह से हमें कुछ वक्त के लिए लखनऊ आना पड़ा। लखनऊ पहुंचने के बाद हमने एक किराए का मकान लिया। वो मकान देखने में तो काफ़ी पुराना था। दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। लकड़ी के दरवाजे भी सालों पुराने लग रहे थे, लेकिन कम किराया होने की वजह से हमारे पास उसे लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। और आपको एक बात बताता चलूँ, वैसे तो लखनऊ एक बेहद ही खूबसूरत शहर है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के लोगों की तहज़ीब और ज़ुबान है। लेकिन उसी लखनऊ में कुछ ऐसी जगह भी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में वहाँ ऐसा कुछ देखा और ऐसा कुछ महसूस किया कि उसके बाद मैंने दोबारा कभी लखनऊ में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। ये स्टोरी बहुत ही खौफनाक होने वाली है। स्टोरी को लास्ट तक सुनिए। शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको अपनी स्टोरी हमसे शेयर करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए मेल पर भेज सकते हैं। तो चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। मैं और आयशा हम एक जॉइंट फैमिली के सदस्य थे। मैं और मेरा छोटा भाई एक भाई की औलाद थे, जबकि आयशा दूसरे भाई की बेटी थी। यानी रिश्ते में तो वो मेरी चचेरी बहन थी। बचपन से ही हम तीनों साथ बड़े हुए थे, इसलिए हमारे बीच भाई बहन से भी बढ़कर लगाव था। आयशा इस घर में आकर सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसे अपना अलग कमरा मिलने वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि वही कमरा आगे चलकर हमारी पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बनने वाला है। खैर, पहले दिन उस घर में कुछ खास नहीं हुआ। हम सब अपने अपने सामान को जमाने में लगे हुए थे। मेरे अब्बू और चाचा किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए घर के अंदर सिर्फ हम बच्चे, अम्मी और चाची थे। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। हमारी फैमिली में मेरे दादाजी भी थे। कुछ साल पहले उन्हें पैरालिसिस हुआ था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन इशारों में अपनी बात समझा देते थे। हम सब उनकी हर बात और हर इशारे को अच्छी तरह से समझते थे। उसी दिन जब हम सामान जमा रहे थे, अचानक दादाजी बार बार हॉल के एक कोने की तरफ इशारा करने लगे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। पहले तो हमें लगा शायद उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन वो लगातार उसी कोने की तरफ उंगली किए जा रहे थे। मैंने जैसे ही उनकी नज़र का पीछा किया, मेरी नज़र हॉल के उस अंधेरे कोने पर पड़ी। वहाँ एक काली बिल्ली बैठी थी, लेकिन वो कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। उसकी चमकती आंखें बिना पलक झपकाए सीधे हमारी तरफ देख रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी अजीब और डरावनी काली बिल्ली नहीं देखी थी। मैंने पहले तो उस बिल्ली को देखकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद बाहर का दरवाज़ा खुला रह गया होगा और वो अंदर आ गई होंगी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा ताकि उसे बाहर भगा सकूं। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वो बिना कोई आवाज़ किए एकदम से उठी और हॉल से उस कमरे की तरफ चलने लगी। वही कमरा जो आयशा को मिला था। उसकी चाल बिल्कुल अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भाग नहीं रही, बल्कि जानबूझकर हमें किसी तरफ ले जाना चाहती हो। मैं भी उसके पीछे पीछे कुछ कदम चला, लेकिन तभी पीछे से आयशा की आवाज़ आई, जीशान भैया, उसे छोड़ो ना, अभी बहुत सारा सामान जमाना बाकी है। मैं पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। मुश्किल से 2-3 सेकंड ही बीते होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा उस कमरे की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने पूरे हॉल और कमरे में नज़र दौड़ाई। मेन दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियाँ भी अंदर से बंद थी। तो आखिर इतनी बड़ी बिल्ली गई कहाँ? कुछ पल के लिए मैं भी उलझ गया, लेकिन फिर मैंने यही सोचकर बात को नज़रअंदाज कर दिया कि शायद वो किसी कोने से निकलकर बाहर चली गई होंगी। लेकिन दादाजी अब भी उसी कोने की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर पहले से कहीं ज़्यादा बेचैनी थी। उनके कांपते हुए हाथ लगातार उसी तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे वो हमें किसी अंधे की चीज़ से आगाह करना चाह रहे हो। उस वक्त हमने उनके इशारों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज जब उस दिन को याद करता हूँ तो लगता है अगर हम उसी वक्त दादाजी की बात समझ गए होते तो शायद आगे जो कुछ हमारे साथ हुआ वो कभी नहीं होता। खैर, शाम तक हमने लगभग सारा सामान जमा दिया था। घर का माहौल भी अब थोड़ा अच्छा लगने लगा था। मेरा वैसे तो लखनऊ में कोई दोस्त नहीं था, लेकिन जब हम इस घर की तरफ आ रहे थे तब मैंने रास्ते में एक बड़ा सा ग्राउंड देखा था, जहाँ रोज़ शाम में लड़के क्रिकेट खेलते थे।
उस वक्त मेरी उम्र जो थी वो लगभग 26 साल थी और आयशा मुझसे 1 साल छोटी थी, यानी वो 25 साल की थी। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर घूम कर आया जाए। वैसे भी पूरे दिन सामान उठाते उठाते मैं थक चुका था। मैं घर से निकला और घूमते घूमते उस ग्राउंड तक पहुंचा तो वहाँ 2 टीम क्रिकेट खेल रही थी। कुछ लोग जो थे वो बाउंड्री के बाहर अपनी बैटिंग का इंतज़ार कर रहे थे। मैं उनके पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं अगली मैच आपके साथ खेल सकता हूँ? वो लड़का मुस्कुराया और बोला, अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही मज़ा आएगा। फिर उसने अपनी टीम की तरफ मुड़कर आवाज़ लगाई, अरे सुनो, अगला मैच ये भाई भी हमारी टीम से खेलेगा। मैंने भी मुस्कुराकर सबको सलाम किया और उनके साथ बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। उस लड़के का नाम शादाब था। उसी ने मुझे अपने साथ खेलने का मौका दिया था। खेलते खेलते कब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई पता ही नहीं चला। देखते ही देखते मगरिब का वक्त हो गया था। शाम के करीब 7 बज रहे थे और अंधेरा भी धीरे धीरे होने लगा था। तभी बातों बातों में उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने उसे बताया कि आज ही मैं अपनी फैमिली के साथ काली कोठी वाले मकान में रहने आया हूँ। बस इतना ही सुनना था कि उसकी बॉडी का जैसे पूरा खून सूख गया हो। जो लड़का कुछ देर पहले हंस हंस कर मुझसे बातें कर रहा था वो अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर अपने दोस्तों की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। कुछ पल तक वो मुझे सिर्फ घूरता रहा। फिर धीरे से उसने पूछा कि मैं कहीं उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने हंसते हुए कहा कि इसमें मजाक करने वाली क्या बात है, सच में आज ही हम लोग वहाँ रहने के लिए आए हैं। मेरी ये बात सुनकर उसने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे डर हो कि हमारी बात कोई और ना सुन ले। फिर उसने धीरे से कहा कि लगता है मुझे उस काली कोठी के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर धीरे से शादाब ने मुझे बताया कि काली कोठी में कई साल पहले एक मौलवी साहब रहा करते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज करवाने और दुआ कराने के लिए आया करते थे। उसने कहा कि मोहल्ले में उनके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें ऐसे इल्म हासिल थे जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि कई लोग तो ये भी कहते थे कि उनके काबू में जिन्नात थे और वो उनसे कुछ काम भी लिया करते थे। फिर एक दिन अचानक मौलवी साहब की मौत हो गई। लोगों के मुताबिक उनकी जो लाश थी घर के एक कमरे में बेहद ही अजीब हालात में मिली थी। उस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में तरह तरह की अफवाहें फैल गई। कुछ लोग कहते थे कि मौलवी साहब अपने पीछे उन जिन्नातों को छोड़ गए जिन्हें मरने के पहले आज़ाद करना पड़ता है, और वो जिन्नात उस घर से कभी नहीं गए। तभी से जो भी परिवार उस कोठी में रहने आता उसके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती। कई परिवार कुछ ही दिनों में वो घर छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर किसी को नहीं बताया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। फिर शादाब ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने कुछ पल के लिए मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि मोहल्ले के बुजुर्गों का मानना है जो लोग जिन्नातों के साए से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं वो उस घर का असली नाम और अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताते, क्योंकि उनका यकीन था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो जिन्नात सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उस इंसान तक भी पहुंच जाते हैं जिसे वो सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने उस वक्त उसकी बात को सिर्फ एक पुरानी अफवाह समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन आज इतने साल बाद मैं भी वही कर रहा हूँ। इसलिए इस स्टोरी में मैंने अपना असली नाम नहीं बताया और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम भी बदल दिया। उसका नाम मैंने काली कोठी रख दिया। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस वक्त मैंने शादाब की बात को एक पुरानी अफवाह समझकर हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी कही हुई हर बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए वापस काली कोठी की तरफ आने लगा। तब तक रात पूरी तरह हो चुकी थी। यह पहली बार था जब मैं उस कोठी को रात के अंधेरे में देख रहा था। आप मेरा यकीन मानिए, दिन में जो मकान बस पुराना लगता था वही रात के अंधेरे में इतना डरावना दिखाई दे रहा था कि कुछ पल के लिए मेरे कदम अपने आप रुक गए। वैसे एक बात आपने भी महसूस की होगी, जब कोई इंसान हमें किसी जगह के बारे में डरावनी बात बता देता है तो चाहे हम उस बात पर कितना भी हंस ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात हमारे दिमाग में बैठ ही जाती है। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। खैर, मैं घर के अंदर चला गया। तब तक अब्बू, चाचा और घर के बाकी सभी लोग भी वापस आ चुके थे। घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। सब लोग हंस बोल रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई सामान जमाने लगा था। धीरे धीरे मैं भी उन्हीं सब बातों में ऐसा उलझ गया कि शादाब की कही हुई सारी बातें मेरे दिमाग से निकल गई, या कम से कम मुझे उस वक्त यही लगा था। खैर, रात काफ़ी हो चुकी थी। पूरे दिन की थकान की वजह से सबने जल्दी खाना खाया
और अपने अपने कमरों में सोने की तैयारी करने लगे। आयशा अपने नए कमरे को लेकर सबसे ज़्यादा खुश थी। उसने अपना पूरा सामान बड़ी मेहनत से जमाया था। वो बार बार कह रही थी कि पहली बार उसे अपना अलग कमरा मिला है और अब उसे कोई परेशान भी नहीं करेगा। हम सब भी उसकी बात सुनकर हंस रहे थे। उसे बुरहानपुर इतना खास नहीं लगता था। वो लखनऊ आकर खुश थी, लेकिन उसकी वो खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। दादाजी अब भी बार बार उसी हॉल के कोने की तरफ देख रहे थे। वो हमें कुछ बताना चाहते थे, बार बार इशारा भी कर रहे थे, लेकिन पैरालिसिस की वजह से उनके होठों से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। और आज जब मैं पीछे मुड़कर उस रात के बारे में सोचता हूँ तो एक बात बार बार मेरे दिमाग में आती है, शायद वही उनकी सबसे बड़ी किस्मत थी, क्योंकि जो कुछ भी वो देख रहे थे अगर वो उसे लफ्ज़ों में बयां कर देते तो शायद वो भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। खैर, कुछ देर बाद पूरे घर की लाइट बंद हो गई। पूरे घर में खामोशी छा गई थी। बाहर कभी कभार कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ जाती, लेकिन उसके अलावा पूरा इलाका बिल्कुल शांत था। मुझे नींद तो आ गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों रात के करीब 1:30 या 2 बजे अचानक मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कहीं फर्श पर कोई बहुत धीरे चल रहा हो। मैंने पहले तो सोचा कि शायद अब्बू या चाचा पानी पीने के लिए उठे होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, ये कदमों की आवाज़ किसी इंसान के चलने जैसी तो नहीं थी। उन कदमों के बीच का फासला बिल्कुल एक जैसा था, जैसे कोई बिना रुके बिना जल्दबाजी के पूरे घर में चक्कर लगा रहा हो। और हाँ, उन कदमों का जो फासला था वो ज़्यादा था, मतलब एक इंसान के फासले से बड़ा था। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और कमरे का दरवाज़ा देखा। आवाज़ अब बिल्कुल दरवाजे के बाहर से आ रही थी और फिर अचानक सब कुछ एकदम से शांत हो गया। ऐसी खामोशी कि मुझे घर की घड़ी की आवाज़ तक साफ सुनाई देने लगी। जैसे तैसे मैंने सोने की कोशिश की और मेरी आँख लग गई। लेकिन रात के ठीक 3 बजे अचानक चाची इतनी ज़ोर से चीखी कि पूरा घर गूंज उठा। हम सब घबराकर अपने अपने कमरों से बाहर निकले और भागते हुए चाचा चाची के कमरे में पहुंचे। चाची बुरी तरह काँप रही थी, उनकी सांसें तेज चल रही थी। चाचा बार बार उनसे पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा संभली तो उन्होंने जो सपना बताया उसे सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। चाची ने बताया कि उन्होंने सपने में देखा पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, हर तरफ रोशनी है, लेकिन घर में मौजूद किसी भी इंसान का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। फिर उन्होंने देखा कि आयशा लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी है। वो रो रही है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही। इतने में काले रंग के लंबे लंबे कपड़ों में कुछ अजीब से लोग घर के अंदर दाखिल हो रहे। उनके चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे। उनमें से एक आदमी आयशा के सामने आकर बैठ जाता है। चाची ने कहा कि जैसे ही उस आदमी ने अपना घूंघट उठाया, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और वो इंसान नहीं था। फिर चाची ने सपने में उस आदमी की भारी आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, ये लड़की हमारी अमानत है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये लड़की हमारी अमानत है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। बस इतना ही सुनते चाची चीख पड़ी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। चाची की बात सुनकर कुछ पल के लिए सभी लोग घबरा गए थे, लेकिन अब्बू ने चाची को समझाते हुए कहा, बस एक सपना था, पूरे दिन की थकान और नए घर की टेंशन की वजह से ऐसा सपना आ गया होगा। चाचा ने भी यही बात कही और सबने मिलकर चाची को समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों चाची बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी। वो कह रही थी कि ये सपना नहीं था, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, उसने आयशा को ही क्यों चुना। आयशा भी ये सब सुनकर थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन उसने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उसने कहा, अम्मी मैं यही हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, आप बेकार में डर रही हो। इतना कहकर वो चाची के पास जाकर बैठ गई। चाची ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन उनके हाथ अब भी काँप रहे थे। दादाजी जो अब तक अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे, वो अचानक बहुत तेज़ी से अपने हाथ हिलाने लगे। हम सभी लोग दादाजी के कमरे की ओर भागे और जैसे ही सब वहाँ उनके कमरे में पहुँचे, तभी वो बार बार आयशा की तरफ इशारा कर रहे थे। उनकी आंखों में ऐसा डर था जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं उनके पास गया और समझने की कोशिश करने लगा कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस हाथ से इशारा कर रहे थे, पहले आयशा की तरफ और फिर छत की तरफ। उसी वक्त घर की सारी लाइटें एक साथ 2-3 बार बंद चालू होने लगी। पूरा घर कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ सेकंड के लिए मैं और सभी घर के लोग जैसे मर चुके थे।
पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूब चुका था। फिर अचानक लाइट वापस आ गई। सब कुछ पहले जैसा दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आज जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो समझ आता है कि वो सब यूं ही नहीं हुआ था। वो एक वार्निंग थी, एक ऐसी वार्निंग जिसे हम में से कोई भी उस वक्त समझ नहीं पाया। अगर उसी रात हम उस इशारे को समझ जाते तो शायद आगे जो कुछ हमारे साथ हुआ वो कभी नहीं होता। लेकिन शायद कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। जिसे होना होता है वो होकर ही रहता है। खैर, उस रात किसी की दोबारा सोने की हिम्मत नहीं हुई। हम सब हॉल में ही बैठ गए। चाचा और अब्बू चाची को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन चाची बार बार सिर्फ आयशा को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी अनहोनी का पहले से एहसास हो गया हो। आयशा बार बार यही कह रही थी कि उसे कुछ नहीं होगा और अम्मी बेवजह डर रही है। लेकिन मैं पहली बार उसके चेहरे पर भी हल्की सी घबराहट महसूस कर रहा था। शायद चाची के सपने का असर उस पर भी होने लगा था। धीरे धीरे सुबह हो गई। रात जैसे तैसे कट गई। फजर के अजान की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है। हम सब अपने अपने कामों से लग गए। अब्बू और चाचा काम पर निकल गए। मैं भी बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। हम सब ने सोचा कि शायद जो कुछ रात को हुआ था वो सिर्फ एक बुरा सपना था और अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोपहर के करीब आयशा नहाने चले गई। नहाकर बाहर आई तो उसने कहा कि वो छत पर जाकर अपने बाल सुखा लेती है। हमारे घर की छत पूरी तरह खुली हुई थी। चारों तरफ पुराने दीवार थी और सामने दूर दूर तक पुराने मकान दिखाई देते थे। उस वक्त हल्की हल्की हवा चल रही थी। आयशा लगभग 15-20 मिनट तक छत पर ही रही। वो अपने बाल खुले करके आसमान के नीचे सुखा रही थी। पहले तो हमें लगा वो बस बाल सुखा रही होंगी, लेकिन जब वो नीचे वापस आई तो पता नहीं क्यों मुझे वो पहले जैसी नहीं लगी। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं थे। वो किसी से नज़र मिलाकर बात नहीं कर रही थी। पहले जहाँ वो हर बात पर हंस देती थी, अब बिल्कुल खामोश थी। चाची ने उससे पूछा भी क्या उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक पल के लिए चाची की तरफ देखती है, फिर बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे की तरफ चल देती है। मैंने सोचा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, लेकिन तभी दादाजी अब तक जो चुपचाप बैठे हुए थे अचानक फिर से बहुत बेचैन हो गए। वो कांपते हुए हाथों से बार बार आयशा की तरफ इशारा करने लगे। उनकी आंखों में वही डर वापस आ चुका था, बल्कि इस बार पहले से भी ज़्यादा था। उस दिन के बाद हमने आयशा में धीरे धीरे कुछ अजीब से बदलाव महसूस करना शुरू कर दिए। जो आयशा पहले 5-10 मिनट में तैयार हो जाती थी, अब वो घंटों अपने कमरे में बंद रहने लगी। वो बार बार कपड़े बदलती, आईने के सामने बैठकर खुद को निहारती। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खास इंसान का इंतजार कर रही हो या फिर कोई उसे देखने आने वाला हो। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके कमरे से हर वक्त एक बेहद तेज और मीठी खुशबू आने लगी थी। हमने इससे पहले कभी वो खुशबू महसूस नहीं की थी। कई बार तो पूरा घर उसी खुशबू से भर जाता था। चाची ने उससे पूछा भी क्या उसने कोई नया परफ्यूम खरीदा है, लेकिन आयशा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने कोई खुशबू नहीं लगाई। ये सुनकर हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि वो खुशबू हम सबको साफ महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसकी आदतें और भी बदलने लगी। वो घंटों आईने के सामने बैठी रहती, कभी अपने बाल संवारती, कभी बिना किसी वजह के मुस्कुरा देती, और कई बार ऐसा लगता जैसे वो आईने में किसी को देखकर धीमी आवाज़ में बात कर रही हो। हम कमरे के बाहर खड़े होकर उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते वो बिल्कुल चुप हो जाती और फिर ऐसे हमारी तरफ देखती जैसे कमरे में उसके अलावा कभी कोई था ही नहीं। शुरुआत में तो हम सबको ऐसा लगा कि शायद नए शहर, नए घर और नए माहौल की वजह से आयशा का स्वभाव थोड़ा बदल गया होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हरकतें पहले से भी ज़्यादा अजीब होती चली गई। अब वो पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। अगर निकलती भी तो बस कुछ मिनटों के लिए, बाकी पूरा दिन वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रहती। एक दिन चाची उसके कमरे की सफाई करने के लिए अचानक अंदर चले गए, लेकिन आयशा ने पहली बार अपनी अम्मी पर ही ज़ोर से चिल्ला दिया। उसने कहा, मेरे कमरे में बिना पूछे मत आया करो, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। चाची कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, उन्हें? कौन उन्हें? लेकिन आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कोई भी उसके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे अजीब बात तो तब हुई जब एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा। हॉल से गुजरते हुए मेरी नज़र आयशा के कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके कमरे के अंदर से 2 अलग अलग आवाज़ें आ रही थी। एक आवाज़ जो आयशा की थी और दूसरी किसी मर्द की जैसी, बहुत भारी और अजीब सी आवाज़ थी।
मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा सुनता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किसी बात पर बहुत धीरे धीरे हंस रहे हो। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आयशा के साथ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। क्या हो रहा था ये मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना ज़रूर महसूस होने लगा था कि वो पहले वाली आयशा नहीं रही। आज जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो समझ आता है कि वो बेचारी अंदर ही अंदर एक ऐसी तकलीफ से गुजर रही थी जिसके बारे में हम में से किसी को कुछ पता नहीं था। मैंने पूरी रात इसी बारे में सोचा। आखिरकार अगले दिन मैंने हिम्मत करके अब्बू, अम्मी, चाचा और चाची को वो सब कुछ बता दिया जो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था। मैंने उन्हें बताया कि आयशा का घंटों आईने के सामने बैठे रहना, कमरे में अकेले किसी से बात करना, बिना वजह मुस्कुराना, ये सब नॉर्मल नहीं है। मेरी बात सुनकर घर में कोई भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि ये सब सिर्फ मैंने ही नहीं देखा था। इस घर के लगभग हर सदस्य ने आयशा में आए वो अजीब बदलाव अपनी आंखों से देखे थे। आखिरकार हम सब ने मिलकर यही फैसला किया कि अब इस मामले को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। हमें किसी ऐसे मौलाना साहब से मिलना पड़ेगा जो इस तरह के मामलों की समझ रखते हो। अगले दिन हम सब आयशा को लेकर शहर के एक ऐसे मौलाना साहब के पास पहुंचे जिनके बारे में लोगों का कहना था कि वो इस तरह के मामलों की अच्छी समझ रखते हैं। मौलाना साहब ने सबसे पहले आयशा को गौर से देखा, फिर कुछ देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। उनके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। उन्होंने आयशा से कुछ सवाल किए, लेकिन आयशा किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही थी। कभी मुस्कुरा देती, कभी बिना वजह गुस्सा करने लगती और कभी कमरे के एक कोने को घूरने लगती। कुछ देर बाद मौलाना साहब ने हम सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। करीब 20 मिनट बाद उन्होंने हमें दोबारा अंदर बुलाया। उनके चेहरे पर पहले जैसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बहुत सीरियस आवाज़ में कहा, यह मामला बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे आयशा पर किसी बहुत सख्त और ख़तरनाक जिन्नात के असर का एहसास हो रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस लड़की को इस मखलूक से राहत मिले, लेकिन मैं आप लोगों से कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। अगर ये असर उतना ही गहरा है जितना मुझे महसूस हो रहा है तो इस रास्ते में बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है। उनकी ये बात सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस वक्त भी हमें उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी उम्मीद साबित होने वाली थी। मौलाना साहब ने काफ़ी देर तक कुरान की तिलावत की। हम सबको पूरी उम्मीद थी कि अब आयशा ठीक हो जाएंगी, लेकिन अचानक उन्होंने तिलावत रोक दी। कुछ पल तक वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस ली और हमारी तरफ देखकर कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत मामले देखे हैं, लेकिन इस लड़की पर जो असर है वैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, और अब ये मामला मेरे बस से बाहर है। आप लोग आयशा को घर ले जाइए और अब उसके लिए सिर्फ दुआ कीजिए। ये सुनकर जैसे हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन मौलाना साहब के पास लोग दूर दूर से उम्मीद लेकर आते थे वो भी आज बेबस नज़र आ रहे थे। हम आयशा को वापस घर ले आए, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत हर दिन पहले से ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो धीरे धीरे खाना पीना छोड़ने लगी, किसी से बात नहीं करती थी, बस घंटों अपने कमरे में खामोश बैठी रहती। उसका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक पहले से भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसकी आखिरी सांस तक उसकी आंखें कमरे के उसी कोने को देख रही थी जहाँ कभी दादाजी इशारा किया करते थे। और फिर एक रात आयशा हमारे बीच नहीं रही। उस रात हमारे साथ क्या हुआ उसे मैं आज तक लफ्ज़ों में पूरी तरह बयां नहीं कर पाया। अब आयशा हम सबसे बहुत दूर चली गई है। हमारे सामने सिर्फ उसकी बेजान लाश पड़ी थी। काश इस कहानी की एंडिंग मेरे हाथ में होती तो यकीन मानिए मैं आयशा को आज भी ज़िंदा रखता और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग करता। लेकिन कुछ कहानियाँ की एंडिंग इंसान नहीं लिखता, तकदीर लिखती है, और अफसोस आयशा की तकदीर में यही लिखा था। आज भी जब कभी लखनऊ का नाम सुनता हूँ तो सबसे पहले मुझे काली कोठी याद आती है और शायद मेरी आखिरी सांस तक आती रहेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।